पत्रकारिता में जब होते हैं तो भी भाषा की ही सेवा कर रहे होते हैं और भाषा हमारी सेवा कर रही होती है। तो भाषा हमारी माँ के रूप में एक तरह से, यदि आपके पास भाषा नहीं है तो आप कभी भी ना अच्छी पत्रकारिता कर पाएंगे, ना अच्छा लेखन कर पाएंगे, ना अच्छे वक्ता बन पाएंगे। और आपकी भाषा में एक रवानगी होना चाहिए, एक लय होना चाहिए। अब भाषा में रिपोर्टिंग लिखते हैं जो लोगों के जहन में छप जाती है, वो भाषा आगे चल कर लेखन की भाषा भी हो जाती है। लेकिन हमसे भी अच्छे लिखने वाले दुनिया में मौजूद है, हमको उनका अध्ययन करना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हर पत्रकार का दायित्व है कि करे वो। जाहिर रूप से इस तरह की रिपोर्टिंग जोखिमपूर्ण होती है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अश्लेषा और मेरे साथ आज उपस्थित हैं प्रख्यात मीडिया व्यक्तित्व और वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रवीण शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद अश्लेषा। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि या तो हम पत्रकारिता की अगर फील्ड में देखें या तो वो केवल पत्रकार होते हैं, अगर साहित्य की फील्ड में देखें तो केवल साहित्यकार होते हैं, या फिर उन दोनों की जो लाइन ऑफ फील्ड है वो अलग अलग होती है। जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मुझे ये पता चला कि जितना बड़ा योगदान आपका पत्रकारिता की फील्ड में है, उतना ही बड़ा योगदान आपकी साहित्य की फील्ड में भी वो जो कंट्रीब्यूशन है मैंने देखा। तो सर, ये किस तरह से आया? देखिए, ये सब चीज़ें भाषा से आती है जी। मैं भाषा का विद्यार्थी रहा हूँ। हिंदी लिटरेचर में मैंने BA और MA किया है। तो और मैं जो मेरे घर में रोटी आती है, मेरे पेट में जो रोटी जाती है, वो भाषा से अर्जित की हुई रोटी होती है। जी। तो भाषा मुझे यदि खाना खिलाती है तो मेरा भी दायित्व है कि मैं बदले में कुछ दूँ। तो जाहिर रूप से पत्रकारिता में जब होते हैं तो भी भाषा की ही सेवा कर रहे होते हैं और भाषा हमारी सेवा कर रही होती है। तो भाषा हमारी माँ के रूप में एक तरह से, जिस भी भाषा से हम आते हैं, चाहे बांग्ला से आएँ, उड़िया से आएँ, हिंदी से आएँ, अंग्रेजी से आएँ, तो भाषा में यदि आपके पास भाषा नहीं है तो आप कभी भी ना अच्छी पत्रकारिता कर पाएंगे, ना अच्छा लेखन कर पाएंगे, ना अच्छे वक्ता बन पाएंगे। जी। तो अभी जब हम बात कर रहे थे कि आपकी वोकैबुलरी होना, आपका पास अपना एक शब्दकोश होना चाहिए और आपकी भाषा में एक रवानगी होना चाहिए, एक लय होना चाहिए। जी। जैसे झरना जब बहता है और पानी बहता जाता है तो रास्ते में पत्थर भी आएंगे, चट्टान भी आएगी, कोई कूचा भी आएगा, लेकिन सबसे वो मुस्कुराते हुए मिलता हुआ पानी आगे चला जाता है। जी, और उसकी कलकल हमको याद रह जाती है। तो भाषा में कलकल ध्वनि आपकी आनी चाहिए। हाँ। जो कानों को अच्छी लगे और जो सीधे मन में उतरे। जी जी जी। तो जाहिर रूप से उस नाते पत्रकारिता में हमने भाषा पर काम किया। और जब अच्छी आप भाषा में रिपोर्टिंग लिखते हैं, कोई आप अपनी कॉपी ऐसी लिख देते हैं जो लोगों के जहन में छप जाती है, जी, तो वो भाषा आगे चलकर लेखन की भाषा भी हो जाती है आपकी। जी जी। जैसे जब मुझे याद है, जब मैं मौसम पर लिखता था, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत बड़ी बीट्स नहीं थी, मेन स्ट्रीम बीट्स नहीं थी, तो जो ड्राई बीट्स थे, एग्रीकल्चर हो गया, मौसम हो गया, या सड़क चलते हुए किसी की स्टोरी कर लेना, तो ऐसा फिर कहा गया कि मैं मौसम बहुत अच्छा लिखता हूँ। लेकिन हमसे भी अच्छे लिखने वाले दुनिया में मौजूद है, हमको उनका अध्ययन करना चाहिए। और मेरा लिटरेचर के प्रति इसलिए भी मोह है कि जैसा मैंने बताया कि मैंने BA और MA हिंदी साहित्य में किया हुआ है। तो हम लोगों ने शुरुआत इसकी पत्रकारिता के अलावा शुरुआत कवि सम्मेलन मुशायरा से की थी। अच्छा। ये 2009-10 की बात है। तो कुमार विश्वास ने उसका संचालन किया था। 10 कवि सम्मेलन मुशायरे में से 9 का उन्होंने किया था, और उसमें से 2-3 बार हमने इंडो पाक कवि सम्मेलन मुशायरे किए। तो इंडो पाक में पाकिस्तान के भी जो प्रोमिनेंट शायर थे उस समय के, अब्बास ताबिश थे, किशोर नाहिद थी, रेहाना रूही थी, अमरीन थी, तो ये सब उसमें आए हमारे यहाँ पर। तो और भारत के सबसे अच्छे कवि सम्मेलन मुशायरों में से एक उसको कहा गया, दुनिया के बल्कि। तो ये हमने शुरुआत की थी। उसके बाद फिर हम इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल करने लगे 2015 से, आपने देखा होगा। तो 2015 से इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल किया। तो साहित्य की सेवा हम क्या कर पा रहे हैं हमको नहीं मालूम है, पर हमारी कोशिश यही रही कि हम जो हिंदी और हिंदी की जो सिस्टर लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी सहोदर भाषाएं हैं, चाहे वो उड़िया हो, चाहे बांग्ला हो, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, उर्दू हो, अंग्रेज़ी हो, इन सब में उसका समावेश हो, लेकिन उसमें डोमिनेंस रहे, जो आधिपत्य रहे वो हिंदी का रहे। जी जी सर। तो उस नाते हमारी एक प्रतिबद्धता हिंदी के प्रति है। बिल्कुल सर। इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल का ख्याल कैसे आया आपके जहन में, किस तरह
कि इसको करना चाहिए? देखिए, ख्याल तो ज़ाहिर रूप से मैं हमेशा ही इस बात को स्वीकार करता हूँ। मैंने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि हमको जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से इस बात की प्रेरणा मिली। अच्छा। क्योंकि मैं उसमें जा चुका था और उसकी कार्यशैली का मैं बहुत प्रशंसक था। जी जी जी। और जिस तरह से उन्होंने फेस्टिवल क्रिएट किया, संजय रॉय और इन सब लोगों ने, वो एक अद्भुत फेस्टिवल है देश का और दुनिया का। जी जी जी। और निश्चित रूप से वो पृथ्वी का सबसे अच्छा फेस्टिवल आज की तारीख में है। तो जाहिर रूप से वहीं से हमने प्रेरणा ली और फिर हमने, चूँकि संपर्क हमारा लेखकों से था, कुछ प्रकाशकों के साथ था, चूँकि हम मैगज़ीन निकाल रहे थे उस समय, हेलो हिंदुस्तान। जी बिल्कुल। तो सारे पब्लिशर्स हमको अपनी पुस्तकें भेजते थे, तो पब्लिशर्स के साथ संबंध था। तो पब्लिशर्स का सीधा नाता ऑथर्स के साथ होता है, लेखकों के साथ होता है, कवियों के साथ होता है। तो उनके माध्यम से हमने कुछ चीज़ें रिसर्च करके एक पहले 2015 में पहला फेस्टिवल किया और काफ़ी प्रोमिनेंट सेलिब्रिटी ऑथर्स उसमें रहे, पोइट्स रहे, एक्टर्स रहे, एक्ट्रेसेस रहे। तो काफ़ी उसमें जावेद अख्तर थे, शबाना आजमी थी पहले फेस्टिवल में, तारिक फ़तेह कनाडा से आए थे, अमरीन हसीब अंबर पाकिस्तान से आई थी, हाँ, फिर कुमार विश्वास आए थे, मनोज मुंतशिर आए थे, पीयूष मिश्रा आए थे, नरेश सक्सेना आए थे, वसीम बरेलवी आए थे। तो एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ के उसमें सितारे थे जी। और ज़ाहिर रूप से इंदौर के लोकल भी साहित्यकार थे उसमें, कवि थे, लेखक थे, सब लोग थे उसमें। वैसे शुरू हुआ और आज वो एक अच्छी स्थिति में आ गया है। जी सर। अच्छा, मैं आपके पत्रकारिता का जो करियर है उसमें एक दो चीज़ में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, कि खोजी पत्रकारिता जिस तरह की आपने की, अगर एक हम एग्जांपल लें, भुज भूकंप का जो चीज़ हुई थी उसके ऊपर भी आपने बहुत अच्छी तरीके से एक अलग ढंग से उस चीज़ को पेश किया, आंखों देखी जो चीज़ थी। और मतलब ये मेरे लिए भी काफ़ी, मैंने उस तरह की चीज़ पहले कभी देखी नहीं कि अच्छा आंखों देखी कोई चीज़ इतने अच्छे ढंग से जो है प्रस्तुत करी है। तो ये देखा जा सकता है कि पत्रकारिता की फील्ड में एक ये जो तरीका है, या मैं कहूँ जो रिस्क टेकिंग जो चीज़ आती है साथ में, उस तरफ आपका थोड़ा रुझान है जितना मैं समझ पाई। तो किस तरह का साहित्य आपको पसंद है, या किस तरह का साहित्य आप पढ़ना पसंद करते हैं, या अगर लिखना मैं कहूँ तो किस तरह का साहित्य आप पसंद करते हैं? पहले तो आपने जो बात की कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की बात की, तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हर पत्रकार का दायित्व है कि करे वो। तो इस तरह की कई चीज़ें हमारे साथ होती है। जब जैसे मैं कृषि बीट देखता था, तो कृषि एक सूखा विषय माना जाता है आमतौर पर, उसमें कम लोगों का इंटरेस्ट होता है। लेकिन मुझे एक दिन पता चला कि गेहूं के कुछ प्रजनक बीजों की प्रजातियां हैं, वो चैनल में आने से पहले रुकी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक सब कमेटी अपॉइंट करना थी, वो नहीं की उन्होंने जी। इस कारण से पिछले 2-3 साल से नया बीज नहीं आ रहा है, किसानों तक नया बीज नहीं जाएगा तब तक कि गेहूं की उत्पादकता बढ़ेगी नहीं। गेहूं हमारा मुख्य खाद्यान्न है और उस समय, ये बात 90s की, लेट 90s की है, तो उस समय हमारे पास गेहूं का उत्पादन उतना होता भी नहीं था जितना आज है। आज तो 3 साल का बम्पर स्टॉक है, उसके अलावा भी बहुत सारा गेहूं हमारे पास है। तो हमने जब इस पर रिसर्च किया तो पता लगा कि इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय का दोष है। हमने उस पर एक स्टोरी की, बाकायदा रिसर्च करने के बाद सब लोगों से फैक्ट्स फिगर्स चेक करने का, क्योंकि अब प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में लिख रहे हैं तो आपको उसमें पूरा निश्चित होना पड़ेगा कि आप जो लिख रहे हैं उसकी हर पंक्ति सच हो जी। तो हमने एक दिन स्टोरी ब्रेक की और वो एंकर लाइन स्टोरी थी नई दुनिया की उस समय की, पीएमओ की लापरवाही के कारण देश का गेहूं उत्पादन ठप, ऐसे करके स्टोरी छप गई। तो पीएमओ उसमें तत्काल एक्शन में आ गया। उसमें पीएमओ ने हमारे मैनेजमेंट को, हमारे संपादक को बहुत सख्त भाषा में कहा कि आपने क्या लिख दिया है। तो अब वो वही सख्ती भाषा में मेरे संपादक ने मुझसे पूछा कि भी कैसे लिख दिया। मुझे बुलाया गया घर से गाड़ी बेचकर, तो मैंने उनसे कहा कि सब ये तो हमने जो लिखा है वो सच लिखा है और हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जवाब देना कल सरकार को भारी पड़ेगा। बोले क्या है, हमने उनको बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है, पीएमओ एक अधिकारी, इनसे आप बात कर लीजिए। तो पीएमओ के एक आईएएस अधिकारी थे उस समय, उन्होंने मुझसे बात की उस पर। मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने कहा कि बताइए क्या ऑब्जेक्शन है आपका इस रिपोर्ट पर। उन्होंने कहा आपने कैसे लिख दिया इसको। मैंने कहा वैसे ही लिखा है जैसा लिखा जाना चाहिए, पेन से लिखा है। मैंने कहा, बोले आप मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी गंभीरता से बोल रहा हूँ। और वही बात जो मैंने अपने संपादक से कही थी कि भाई मेरे पास के अलावा भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जिसके लिए कल आपको इससे ज़्यादा जवाब देना भारी पड़ेगा।
बोले क्या है? मैंने कहा पहले आप पता कर लीजिए कि पीएमओ में फला फाइल आपके यहाँ अटकी हुई है या नहीं है, आपने अप्रूवल दे दिया है। तो बोले मैं आधे घंटे में आपको लगा रहा हूँ। आधे घंटे बाद उनका फ़ोन आया, नहीं आप सही कह रहे हैं, वो पीएमओ में हमारी किसी अधिकारी की लापरवाही से ये फ़ाइल अटकी हुई थी, लेकिन हम इसको कल अप्रूवल दे देंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो मैंने कहा कि बोले लेकिन इसमें एक बात गलत लिखी कि प्रधानमंत्री की लापरवाही से। मैंने कहा हमने वो लिखा ही नहीं, हमने तो पीएमओ लिखा है। पीएमओ में प्रधानमंत्री के अलावा अधिकारी भी काम करते हैं, और प्रधानमंत्री यदि अपना सचिवालय ठीक से नहीं चला पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री भी लापरवाह है उसमें। अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे और मैं अटल जी का प्रशंसक था, फिर भी हमने वो खबर लिखी और उन्होंने उसको स्वीकार किया। अगले दिन उन्होंने एक खबर भेजी, हमने कहा आप खंडन छापना है क्या आपका? बोले नहीं ज़रूरत नहीं है, हम आपको कल खबर देंगे। अगले दिन उन्होंने खबर भेजी हमको कि ये फला फला कमेटी हो गई है। उसी शाम उस कमेटी की बैठक भी हो गई और रात 9 बजे तक उन्होंने उसको चारों तरह के बीजों की प्रजातियों को अप्रूवल भी दे दिया। तो खबर का असर इस तरह से भी होता है। जी, तो ये खबर का असर केवल प्रवीण शर्मा तक या नई दुनिया तक या नई दुनिया के प्रसार क्षेत्र तक नहीं था, वो पूरे देश तक था, पूरे देश के किसानों तक था और पूरी दुनिया तक था, क्योंकि भारत कई देशों को गेहूं आपूर्ति भी करता है। जी जी जी। तो ये इम्पैक्ट होता है इस तरह की चीज़ों का। दूसरी बात आपने भूकंप की कही, तो जाहिर रूप से इस तरह की रिपोर्टिंग जोखिमपूर्ण होती है। 26 जनवरी को मैं अपने घर में अपने तीसरी मंजिल के एक फ्लैट में चाय पी रहा था। मैं आलसी आदमी मूल रूप से हूँ, तो मैं देर से जागता हूँ 9:30-10 बजे तक, और चाय पी रहा था और देखा कि 9:30 बजे 9:45 बजे मेरा सोफ़ा या जहाँ मैं बैठा था वो हिला। और वो एक घंटी पहले वो होती थी ना, घरों में लगाते थे, आवाज़ आती थी हवा चलने से, तो उसकी आवाज़ आने लगी। और तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है कुछ। वहीं सामने उस समय परेड चल रही थी, परेड का लाइव आ रहा था टीवी पर, तो उसमें आया कि कोई भूकंप आया है भारत में और भुज के आसपास कोई एपिसेंटर उसका है और 6.7 रेक्टर स्केल पर था वो। तो मैं चूँकि एग्रीकल्चर वगैरह कवर करता था, तो मुझे ये अंदाज़ था कि रेक्टर स्केल पर 6.7 का मतलब क्या है, उसकी गंभीरता कितनी है। और चूँकि मैं भुज का जो इलाका है, सीमांत इलाका है भारत का, उसकी प्राकृतिक संरचना से वाकिफ़ था, तो मुझे मालूम था कि वहाँ यदि इतनी तीव्रता का भूकंप आया है तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ होगा। तब तक कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि यार ये मौका है कि अपने को वहाँ जाना चाहिए। तो मैंने अपने मैनेजमेंट को पूछा नहीं, मैंने अपने संपादक को पूछा नहीं, और चूँकि मेरा कोई एक रिलेटिव भी वहाँ था अहमदाबाद में, तो मैंने कहा कि मैं इसके हालचाल जानने के बहाने निकल लेता हूँ। और मैंने वहाँ एक टैक्सी हायर की और उससे मैं निकल गया। कुछ पैसा अपने साथ रखा, कुछ पानी अपने साथ रखा, और मैं शाम तक अहमदाबाद पहुँच गया। और मैं पहली बार जब वहाँ वाटीलाल साराभाई अस्पताल में गया तो मैंने देखा लाशों का अंबार लगा हुआ है, पूरे बरामदे तक में लाशें बिछी हुई थी। मरचुरी में तो जगह ही नहीं थी, लेकिन बरामदों में भी थी जी। लेकिन ये अहमदाबाद की बात थी जो भुज से सैकड़ों किलोमीटर दूर था और पक्का था। मणिनगर सैटेलाइट एरिया जो जहाँ से नरेंद्र भाई बाद में जीत कर आए, उस इलाके में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो मैं फिर भुज के लिए निकला, अगले रोज़ रात को ही निकल गया था। और फिर मैंने भुज और आसपास लगातार 11 दिन और 11 रातें कवर किया भूकंप को। एक पृथ्वी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक त्रासदी थी वहाँ जी, बिल्कुल, जहाँ शमशानों में लाशें इंतज़ार कर रही थी कतार बना करके उसके जलने की बारी कब आएगी। जी सर। न कोई परिजन था उसके आसपास, न कुछ कार्यकर्ता थे, कुछ स्वयंसेवक थे जो रात दिन लाशें जला रहे थे। पता लगा एक एक चिता में 4-4, 5-5 लाशें जलाई जा रही थी। कई दिन तक लोग दबे रहे मलबे में। जी। तो राहत कार्य की थोड़ी तीव्रता उतनी एकदम से नहीं हुई, समय लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी में समय लगता है चीज़ों को लेकर। वो तो शुक्र मनाइए कि बीएसएफ की वहाँ बटालियन थी, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पर थी, तो उन्होंने काफ़ी मदद की और उससे हम बाहर आए। तो वो एक लाइव रिपोर्टिंग करना एक अपना, क्योंकि सब कुछ वहाँ तहस नहस था। जी सर। आपकी कोई टेलीफोन लाइन नहीं थी, मोबाइल काम नहीं कर रहे थे। जी सर। तो उस समय केवल 2 सैटेलाइट फ़ोन काम कर रहे थे वहाँ पर, जो जिनकी पहुंच मेरे पास तक थी। इसमें एक कलेक्टर अनिल मोकिम थे, उनके पास था, और एक वहाँ के प्रभारी मंत्री थे सुरेश भाई मेहता, जो वहाँ उद्योग मंत्री थे गुजरात के, उनके पास था। जी। तो कभी मैं सुरेश भाई मेहता का फ़ोन ले लेता था उनसे मांग कर, और कभी अनिल मोकिम का, और उससे मैं रिपोर्ट लिखवाता था। तो इस तरह की रिपोर्टिंग की, जहाँ मौका मिला वहीं कार साइड में खड़ी करके सड़क पर ही स्नान कर लिया, और वहीं जुबली ग्राउंड पर या कहीं जहाँ पर
कुछ हल्की खिचड़ी वगैरह मिल रही है वहीं खा लिया, कार में ही सो लिए जी और सर। फिर रिपोर्ट कर दी, फिर अगले जगह चले गए। तो भुज, भचाऊ, राजा, रापर, अंजार, ये पूरा इलाका पूरा ध्वस्त हो गया था। ओके। तो उसकी रिपोर्टिंग मुझे लगता है कि वो बहुत लाइव रिपोर्टिंग थी। फिर भी स्टोरी आप पूरी कह नहीं पाते हैं ना जी, सैटेलाइट फ़ोन में। बिल्कुल सैटेलाइट फ़ोन के बारे में आपको पता होगा कि यहाँ से आप हेलो बोलिएगा तो वो 2 या 3 सेकंड बाद सामने वाले को सुनाई देता है। जी सर। तो उसमें रिपोर्टिंग की लय भी टूटती है और कई बार अर्थ का अनर्थ भी होता है। जी बिल्कुल। फिर 8वें रोज़ भूकंप के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए वहाँ पर भुज में दौरा करने। तो मेरे को लगा कि मेरे को दिल्ली वापस जाना चाहिए और वहाँ ब्यूरो ऑफिस में जाकर अपनी स्टोरी ठीक से फाइल करना चाहिए। तो मैंने प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रधानमंत्री के पीए को रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे को दिल्ली जाना है और ये कारण है, मुझे रिपोर्ट फाइल करना है। तो उन्होंने बीएसएफ के वहाँ डीजी थे उस समय, उनको इशारा किया कि इनसे बात कर लीजिए। तो क्योंकि उनकी व्यवस्था उनके तहत में थी, तो मैंने उनको डीजी को पूछा कि साहब मेरा ये मामला है उस तरह से। तो उसने कहा ठीक है हम कोशिश करते हैं। तो प्रधानमंत्री जब चढ़ गए प्लेन में तो पीछे से उन्होंने फिर हमको भी एक कहा कि भैया आप पीछे जाकर बैठ जाइए। जी जी। तो मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैंने 2 दिन रहकर स्टोरी पूरी फाइल की इत्मीनान से, खूब लंबी स्टोरी जितनी मुझे लिखना थी अलग अलग। जी जी जी। अब वापस आने की क्या ज़रूरत बनेगी, कैसे करेंगे। तो वापस आने में हमारे पास एक हमारे मित्र थे परिचित, वहाँ पीएमओ में काम करते थे, अनिल सक्सेना, बाद में रेलवे में काफ़ी समय रहे वो। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम आ तो ऐसे गए थे, जी। अब भिजवाइए आप। तो उन्होंने कहा हम कोशिश करते हैं, आप एक लेटर फैक्स कीजिए। तो हमने कहा राहत सामग्री के इतने सारे जहाज़ जा ही रहे हैं, जहाज़ मालवाहक जहाज़, उसमें हम चले जाएंगे। तो हमारे को आधे घंटे में पीएमओ से भी अप्रूवल आ गया कि आप पालम हवाई अड्डे चले जाइए। वहाँ से आपको एक गजराज नामक उस समय रशियन क्राफ्ट था, वो एक माल लेकर मतलब राहत सामग्री लेकर जा रहा था। उसमें हमको फिर उसी राहत सामग्री के ऊपर ही बैठा कर लाया गया भुज तक, और इस तरह से वापस से फिर हमने अपनी रिपोर्टिंग जारी रखी। और जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो अनुभव आपने साझा करें उससे जो पत्रकार हैं जो आगे आना चाहते हैं इस फील्ड में, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू धन्यवाद वेरी सर। मच, नमस्कार।